कि ट्रेड कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है, ट्रेड का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट के ऊपर। तो जब हम डिफाइन करते हैं अपने रिसर्च प्रॉब्लम को, एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं कि पहले ये डिफाइन करना इसेंशियल है कि इम्पैक्ट किसका ऊपर है, इसका इंटरफेस क्या है। इन्वायरमेंट का प्रभाव है, पर्यावरण इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट है ट्रेड के ऊपर, या ट्रेड का इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट के ऊपर। इंटरफेस क्या है, ये आपस में किसके प्रभाव, किसके कॉज के कारण ये इफेक्ट राइज हो रहा है। तो देख रहे हैं कि इसमें भी बहुत सारे जो WTO के आने के बाद, जो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रिजीम के आने के बाद भी उसमें बहुत सारे जो क्लॉजेज है, बहुत सारे जो एग्जम्पशंस है, बहुत सारे जो सेविंग क्लॉज भी रखे गए हैं, जहाँ पर जो ट्रेड है वो इन्वायरमेंट को बैडली अफेक्ट नहीं करे, एडवर्सली अफेक्ट नहीं करे, इसके प्रोविजंस बनाए गए हैं। लेकिन फिर भी ये कॉन्साइड नहीं हो पा रहा है। तो ये हमारे लिए सब्जेक्ट एक हो सकता है कि ये जो कन्फ्लिक्ट है, ये जो कंट्ररी है, ये जो कन्फ्लुएंस नहीं है ट्रेड और इन्वायरमेंट में, इसके लिए एफिनिटी कैसे डेवलप किया जा सकता है, इसके लिए इमिटिव सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो इसको फ्रेमिंग करना, इसको डिफाइन करना, रीडिफाइन करना, इसके साथ साथ हमको जानने की जरूरत क्या पड़ेगी, सर्वे ऑफ लिटरेचर की, इस पर डिफरेंट प्रिंसिपल्स क्या हैं, इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर क्या एफर्ट्स किए गए हैं, कौन से जो ट्रेड रिजीम है जो कि ऑपरेट हो रहे हैं लेकिन फिर भी ये बैडली इम्पैक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर हो रहा है। तो ये एक सब्जेक्ट मैटर हो सकता है रिसर्च का, जिसको हम डिफाइन करने और फ्रेम करने में इसको उदाहरण के तौर पर रख सकते हैं, कन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्लोबल ट्रेड एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, क्योंकि ट्रेड का ही इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पे। इसलिए हम जब डिफाइन करते हैं तो हम किसको पहले रखेंगे, किसका कॉज है जिसके कारण ये ऐसा इफेक्ट है, ऐसा प्रभाव हो रहा है। तो जब हम इसको डिफाइन करने के क्रम में रखेंगे, लेकिन इसका सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है। बहुत सारे जो सर्वे हैं जो लिटरेचर का करने के बाद देख रहे हैं कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से, पोलर पेज, इंटरनेशनल इक्विटी, या बहुत सारे जो बैरियर्स जो प्रिंसिपल्स आए हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे जो डिस्प्यूट रिड्रेसल जो बॉडी है उसके जजमेंट्स आए हैं, नेशनल जो डोमेस्टिक जो म्युनिसिपल लॉ है वो प्रोमोलगेट किए गए हैं, बहुत सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं कि कैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी इन्वायरमेंट का जो इरोजन है वो रुक नहीं पा रहा है। ये हमारे लिए सब्जेक्ट मैटर होगा कि हम कैसे इस प्रॉब्लम को डिफाइन करें। तो डिफाइन करने में हम इसको क्या देख रहे हैं कि कन्फ्लिक्ट है, कॉन्ट्ररी है इन्वायरमेंट और ट्रेड दोनों, लेकिन इसको रिकॉन्साइल कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने का मतलब है कि अपने टाइटल को फ्रेम करना है। जो फर्स्ट स्टेज बता रहे हैं रिसर्च का कि डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, उसका मतलब है जब आप रिसर्च के लिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आप टॉपिक ऑफ करते हैं कि टॉपिक हमारा क्या होना चाहिए, और उसी दौरान आपको सुपरवाइजर कहते हैं कि आप लाइब्रेरी तो बैठो, लाइब्रेरी में जाते हैं, आपको अपने सब्जेक्ट जो इंटरेस्टेड जो सब्जेक्ट है उसमें कुछ सर्च करते हैं। ये सर्च करना ही सर्वे ऑफ लिटरेचर है, लेकिन ये सर्च करने की जो प्रक्रिया है थोड़ा सिंसियर और सीरियस नेचर का है, तो हमको प्रॉब्लम पता चलता है। यदि हम इसमें ढूंढते हैं और सर्च करते हैं कि अरे बहुत सारे इतने इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हुए, अर्थ समिट में बहुत सारे प्रिंसिपल प्रोपाउंड हुए, डिफॉरेस्टेशन, जो क्लाइमेट चेंज है, जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जेनेटिक रिसोर्सेज है, जो बायोलॉजिकल जो रिसोर्सेज है, वो इंस्टिंक्ट होते चले जा रहे हैं। लेकिन इसके प्रोटेक्शन के लिए एनवायरमेंटल लॉ ऐसे ही न्यूट है, कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता। तो हम इसको डिफाइन करने के तौर पे हम आपको एग्जाम्पल जो सही कर रहे थे कि कंफ्लिक्ट बिटवीन ग्लोबल ट्रेड रिजीम एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, सॉल्यूशन के लिए जो कंसीडरेशन के लिए तो प्रोसेस चल रहा है। जितने भी जो कॉन्फ्रेंसेज है, जो एग्रीमेंट जो क्या है, कैसे रिकॉन्साइल किया जाए उसके लिए प्रोसेस है। जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का पर्पस क्या था कि जो ये पोल्यूशन है, जो क्लाइमेट चेंज है, जो डिफॉरेस्टेशन है,
जो कंजर्वेशन और जो बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है वो कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जाए, इसीलिए तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स प्रोपाउंड हुए, पोल्यूटर पे, प्रिकॉशनरी, इंटरजेनरेशनल इक्विटी और सो ऑन और आगे। तो देख रहे हैं कि ये कन्फ्लिक्ट है, ये कंट्री है, तो हम उसको आगे यदि उसको जो उसका दूसरा जो सफिक्स है, एक कंटिन्यूइंग सर्च फॉर रिकॉन्सिलिएशन, रिकॉन्सिलिएशन के लिए बार बार प्रयास तो हो रहे हैं लेकिन ये रिकॉन्साइल नहीं हो पा रहा है, तो रिसर्चर्स के लिए अपने जो टॉपिक्स है उसको जो डिफाइन करना है, उसको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, तो कैसा नेचर है, ये रिकॉन्सिलिएशन हो रहा है लेकिन कंटिन्यूइंग सर्च है। कुछ स्टेज पे जाकर के कुछ स्टेज पे जाकर के रिकॉन्साइल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो रुकने वाली है नहीं, वो तो इनएविटेबल है। ह्यूमंस है तो डेवलपमेंट है, करें तो अपरिहार्य है। मानव है तो उसके विकास जो है, विकास की आप जानते हैं कि जो विकास है वो थर्ड और फोर्थ जनरेशन राइट्स के रूप में रिकॉग्नाइज और कंसीडर किए गए हैं। तो ये जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का रुकना नहीं, और पर्यावरण की संरक्षा मानव जीवन के लिए, मानव अस्तित्व के लिए भी आवश्यक है। तो ये कंटिन्यूइंग सर्च फॉर रिकॉन्सिलिएशन एक उदाहरण के तौर पे आपको बताने के लिए कि कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे रिसर्च प्रोसेस को, जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, तो एक उदाहरण के तौर पे बताएं। वैसे ही बहुत सारे और भी उदाहरण या आपके इंटरेस्ट का जो भी सब्जेक्ट मैटर होगा वहाँ पे आ सकता है। नेक्स्ट जो स्टेज है, जैसे ही सर्वे ऑफ लिटरेचर का काम कंप्लीट होता है, सर्वे ऑफ लिटरेचर के जो दो इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट्स बताए कि जो प्रिंसिपल्स है, जो थ्योरी है उसको सर्वे करना, और जो अर्लियर जो रिसर्च फाइंडिंग्स है उसको भी देखना कि पहले इस मैटर्स पे क्या रिसर्च हुए हैं, क्या उसके फाइंडिंग्स है, क्या उसके निष्कर्ष है, उसको हमको आगे क्या एक्सटेंड करना है। तो इस सर्वे ऑफ लिटरेचर होने के बाद हमको पता चला कि जो इन्वायरमेंट और जो ट्रेड है उस पर बहुत सारा एम्पल लिटरेचर है, बहुत सारे डिसीजंस है, बहुत सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है, कॉवेनेंट्स है, प्रोटोकॉल्स है, बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे रिसर्च फाइंडिंग्स है, बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट है उनके फाइंडिंग्स है। इस सब के बावजूद हमको क्या प्राप्त हो रहा है कि गैप कहाँ पे है, अल्टीमेट रिसर्च का पर्पस क्या है, और रिसर्च जो फाइंडिंग्स है, जो रिसर्च जो के लिए जो ऑब्जेक्टिव या उसको डिफाइन करने के लिए जो उसकी थ्योरीज है उसमें गैप कहाँ है। तो नेक्स्ट स्टेप्स होना चाहिए सर्वे ऑफ लिटरेचर के बाद रिसर्च गैप। जनरली जो रिसर्च गैप है उसको हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो मोनोग्राफ है, बहुत सारे जो डिजर्टेशंस है, जो डॉक्टर थीसिस है, उसमें स्कॉलर ऐड नहीं करते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है रिसर्च गैप को ऐड करना, कि आप किस गैप को आप पूरा करना चाहते हैं अपनी रिसर्च से। क्या रिसर्च की जो फाइंडिंग्स होनी चाहिए, कहाँ आपका डेस्टिनेशन है और कहाँ तक एक्सटेंशन हुआ है, कहाँ तक जो नोन जो फैक्ट्स है, जो नया जो सर्च है वो आया है, उसके बाद ऐड क्या होना चाहिए। तो रिसर्च गैप बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसको ऐड होना चाहिए रिसर्च के जो कंडक्ट करने में, उसका एक स्टेप्स भी है। नेक्स्ट जो स्टेप्स है रिसर्च हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है रिसर्च का। जो हाइपोथेसिस है उसको आप सब लोग जानते हैं कि एक टेंटेटिव अजम्पशंस है, एक प्रीसपोजिशंस है, एक कल्पना है, एक अवधारणा है कि ऐसा होना चाहिए। जैसे ट्रेड के बारे में और इन्वायरमेंट के बारे में उदाहरण बताए, तो जो ट्रेड और जो इन्वायरमेंट है, वेदर ट्रेड एंड इन्वायरमेंट आर कन्फ्लिक्ट और इनकन्वीनियंस, क्या दोनों में एफिनिटी है या दोनों में विरोध है। एक प्रीसपोजिशन ये हो सकता है, एक टेंटेटिव अजम्पशन भी हो सकता है। तो ये हाइपोथेसिस जैसे जिस प्रॉब्लम को डिफाइन करते हुए हम साइट कर उदाहरण दे रहे हैं, उसका हाइपोथेसिस ये भी हो सकता है कि जो ट्रेड इन्वायरमेंट है वो कन्फ्लिक्ट है या कन्वर्जेंस है। जब भी जो हाइपोथेसिस है वो वेदर के फॉर्म में होता है, वो इंट्रोगेशन मार्क्स। हाइपोथेसिस का मतलब है कल्पना करना
तो कल्पना जब भी होगी तो सर्टेन नहीं है, तभी तो कल्पना है। तो वो हमेशा क्वेश्चन फॉर्म में होता है और एक टेंटेटिव अजम्पशन है, वो एक प्री सपोजिशन है। तो ये इम्पोर्टेंट स्टेप्स है रिसर्च का, जो रिसर्च हाइपोथेसिस करते हैं। और जो रिसर्च हाइपोथेसिस है ये क्या एक से अधिक भी हो सकते हैं, नेचर ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द कंसर्न डिसिप्लिन। जो नेक्स्ट स्टेप्स है रिसर्च क्वेश्चंस। रिसर्च क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। रिसर्च क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना, फॉर्मुलेट करना रिसर्च के लिए। और उसके बाद का जो स्टेप्स है रिसर्च मेथोडोलॉजी। आप इन सारे जो रेलिवेंट जो डाटा है, जो ये सारे जो प्राइमरी जो एविडेंसेज है, उसको गैदर कैसे करेंगे, कैसे जो टूल्स है, जो टेक्निक्स है, उसको यूज करेंगे। तो मेथोडोलॉजी इम्पोर्टेंट है। और जो मेथोडोलॉजी है वो जो रिसर्च मेथोडोलॉजी आप लोग पढ़े होंगे, उसमें आप जानते हैं कि जो मेथोडोलॉजी है उसके डिफरेंट जो फॉर्म है। रिसर्च मेथोडोलॉजी डॉक्टरल है, एनालिटिकल है, एम्पिरिकल है, सर्वे है, क्वेश्चनर फॉर्म है। तो जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है वो डिपेंड करता है कि जो सब्जेक्ट का जो नेचर कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली जो रिसर्च जो मेथोडोलॉजी है, कौन से मेथड्स उसके लिए अप्लाई होगा, वो आवश्यक है ये रिसर्च जो स्टेप्स है उसका। उसके बाद बता रहे हैं लिमिटेशंस। आपका रिसर्च का लिमिटेशंस क्या है, इसकी सीमाएं क्या है। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं आप लोगों को, अभी बहुत ही ये सिग्निफिकेंट भी है और बहुत ही सिग्निफिकेंट है। ट्रेडिशनल नॉलेज। ट्रेडिशनल नॉलेज जो ट्रेडिशनल नॉलेज है बहुत ही कम्प्रहेंसिव सब्जेक्ट है। ट्रेडिशनल नॉलेज को और भी हम आगे बढ़ के बताएंगे कैसे उसको समझ सकते हैं। तो ट्रेडिशनल नॉलेज, ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशंस, ट्रेडिशनल नॉलेज एसोसिएटेड विद जेनेटिक रिसोर्सेज। अभी आप सब लोग देख रहे हैं, खास करके कोविड-19 जो पैंडेमिक ईरा है उसमें जो ट्रेडिशनल जो मेडिसिन है उसकी उपयोगिता बहुत बढ़ी है। जो परंपरागत जो ज्ञान है उस पर आधारित कैसे इम्यूनिटी को बूस्ट किया जा सकता है, कौन सी दवा है जो कि पर्यावरण के प्रतिकूल भी कोई जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका कोई पार्ट है, उसका कोई जो प्रोडक्ट है वो कैसे ह्यूमन जो कम्युनिटी है उसके लिए एडवर्स इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है, तो कौन सी जो हर्ब्स है, श्रब्स है, फ्लोरा एंड फौना है, उस सब के बारे में इधर देखे हैं कि बहुत सारा लिटरेचर आया है। तो जो जेनेटिक जो रिसोर्सेज है, जो बायोलॉजिकल जो रिसोर्सेज है, यदि ट्रेडिशनल नॉलेज मेरा सब्जेक्ट मैटर है रिसर्च का, तो ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत ही कम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट है जिसको रिसर्च पर्पस के लिए लिमिट करना आवश्यक है। रिसर्च जो प्रोसेस के जो स्टेप्स है उसमें हम लिमिटेशन के बारे में आप लोगों से चर्चा करें, इसको लिमिटेशन कैसे करें। तो ये उदाहरण हम साइड किए ट्रेडिशनल नॉलेज। और ट्रेडिशनल नॉलेज का है कि बहुत ही कम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट है, इसके बारे में रिसर्च करना। तो सबसे पहले लिमिट करना है कि ट्रेडिशनल नॉलेज के किस पोर्शन को, ट्रेडिशनल नॉलेज के किस पार्ट को। तो ट्रेडिशनल नॉलेज के या ट्रेडिशनल नॉलेज से रिलेटेड जो कल्चरल एक्सप्रेशन है उसके, या ट्रेडिशनल नॉलेज से रिलेटेड बहुत सारे जो जेनेटिक रिसोर्सेज है, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है। आप जानते हैं कि जो नीम है, जो हल्दी है, ये क्या है, ट्रेडिशनल नॉलेज का ही फॉर्म है। जो टर्मरिक है, जो प्लांट है, वो नेटिव टू इंडिया है। और सब लोग जानते हैं कि जो टर्मरिक है उसके बारे में जो इंडियन जो रिलीजियस जो स्क्रिप्ट है उसके बारे में डिटेल जो एक्सप्लेनेशन बताता है कि ये कैसे उन होल्डिंग जो ट्रीटमेंट है उसमें इसका कैसे प्रयोग होता है। तो ये ट्रेडिशनल नॉलेज ही है। लेकिन ये ट्रेडिशनल नॉलेज का नेचर कैसा है, ये बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से कनेक्टेड है। ये कहीं ना कहीं इसमें जो जेनेटिक मटेरियल्स है उसका जो एक्चुअल जो पोटेंशियल वैल्यू है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको आप सब लोग जानते हैं कि 1995 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी मेडिकल सेंटर को एक पेटेंट हुआ था। और जब इंडिया को पता चला, गवर्नमेंट की जो एक अंडरटेकिंग है CSIR, काउंसिल फॉर
साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उसने उसको चैलेंज किया। जो यूएस जो एग्जिस्टिंग जो पेटेंट लॉ था उसके अंतर्गत, और आप लोग आईपीआर पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि आईपीआर का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है यूनिकनेस, प्रायर आर्ट नहीं होना चाहिए। प्रायर आर्ट का मतलब उसके बारे में पहले से सोसाइटी में जो नॉलेज है, तो इन्वेस्टिगेशन कैसा होगा? इन्वेस्टिगेशन के लिए, पेटेंट के लिए इसेंशियल है वो उसमें नोवेल्टी हो, नोवेशन हो और यूनिकनेस हो और प्रायर आर्ट नहीं हो। प्रायर आर्ट को जनरली समझते हैं तो वो पहले से नोन नॉलेज नहीं, और ये पहले से तो नोन नॉलेज था। टर्मरिक का जो यूज है इंडिया में वाइडली उसको यूज करते हैं हम लोग, कुलिनरी जो थिंग्स है उसमें, जो खाने पकाने की जो चीज़ है उसमें, और जो इसके अलावा मेडिसिनल जो पर्पस है उसमें, तो ये तो नोन फैक्ट है। और जो पेटेंट लॉ है उसके अंतर्गत इसको चैलेंज किया गया और फाइनली रिवोक हुआ ये पेटेंट और इंडिया की विक्ट्री हुई। तो हम जो जेनेटिक रिसोर्सेज है उसको कन्फाइन करने के लिए रिसर्च को कैसे कन्फाइन करेंगे, तो लिमिटेशंस होना आवश्यक है। जो भी सब्जेक्ट मैटर है बहुत ही वाइड है तो उसको लिमिट करना आवश्यक है। जो लिमिटेशंस है उसके बाद जो कंक्लूजन्स पे पहुंचते हैं, तो ये जो कंक्लूजन्स है जनरली जो कंक्लूजन्स है जो कि बहुत सारे मोनोग्राफ, डिसर्टेशन और रिसर्च में हम लोग देखते हैं कि रिसर्च स्कॉलर डायरेक्ट कंक्लूजन्स पे पहुंच जाते हैं, जबकि कंक्लूजन्स क्या है? समरी ऑफ चैप्टर्स है। जितने भी चैप्टर्स है उसका जो सारांश है, उसका जो ब्रीफ है, उसका जो समप है, वो कंक्लूजन्स में ऐड होना चाहिए। कंक्लूजन्स और इसके साथ साथ जो हम पहले बताए हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन, तो उसके साथ साथ उसके फाइंडिंग्स, यदि एम्पिरिकल सर्वे है तो एम्पिरिकल सर्वे में फाइंडिंग्स क्या है, जैसे फिर एक उदाहरण लेते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में। ट्रेडिशनल नॉलेज और उसके साथ जो जेनेटिक रिसोर्सेज है उसका एक एम्पिरिकल सर्वे हुआ। उसमें आप जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के बारे में आप लोग इन्वायरमेंटल लॉ में उसको पढ़े होंगे, और ये उसका जो जेनेसिस है वो इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट CBD, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये वर्ल्ड अर्थ जो समिट है उसमें ये अफर्म हुआ था कि जो नेचुरल जो रिसोर्सेज है उसके ऊपर सॉवरेनिटी स्टेट्स का होना चाहिए, उसका यूज करने का होना चाहिए। आप जानते हैं बहुत सारे जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, बहुत सारे ऐसे जो जेनेटिक रिसोर्सेज है, बायोलॉजिकल जो रिसोर्सेज है, उसको टैग कर रही है जो डेवलप्ड जो कंट्री है, वो खास करके इंडिया या डेवलपिंग जो कंट्री है जहाँ पे मेगा डाइवर्स है, बहुत सारी जैविक विविधता है, वहाँ पर इस प्रकार के जो जेनेटिक रिसोर्सेज बेस्ड जो प्लांट्स है उसको पहचान कर करके उसकी जो जेनेटिक रिसोर्सेज है उसकी जानकारी कर करके और ड्रग्स बना करके पेटेंट कर करके बाजार में बेच रही है। और उसका जो ट्रेडिशनल नॉलेज के जो हीलर्स है, जो बेरर्स है, जो कस्टोडियंस है, जिसने अपनी कई पीढ़ियों तक उसको यह पहचान करने में समय लगाया है कि इसका उपयोग क्या है, वो वंचित हो रहा है। खास करके इंडिया में, खास करके जो डेवलप कंट्री है, जो साउथ कीनिया, साउथ अफ्रीका, नहीं साउथ कीनिया करे, कीनिया, साउथ अफ्रीका, फिलीपींस, इंडिया, ये सब जो मेगा डाइवर्स जो बायोडाइवर्सिटी जो कंट्री है, इसमें इस प्रकार के जो परंपरागत जो नॉलेज है, खास करके उसमें जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जो बेस्ड है, उसका इस प्रकार से क्या हो रहा है, मिस एप्रोप्रिएशन हो रहा है, बायो प्रोस्पेक्टिंग हो रहा है, उसको कह सकते हैं कि बायो पायरेसी हो रही है। तो ये जो सब्जेक्ट मैटर है हम फ्लोट इसलिए किए हैं कि कैसे इसको लिमिटेशंस में लाएंगे, कैसे यदि इस पे रिसर्च का एम्पिरिकल सर्वे है तो इस एम्पिरिकल सर्वे के लिए हम कैसे फाइंडिंग्स पे आएंगे। यदि एम्पिरिकल सर्वे है और इसके लिए बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्ड यदि क्वेश्चन हमने फ्रेम किया है और वो डाटा रिकवर्ड हुआ है तो इन्फर तो कुछ करेंगे, तो ये इन्फरेंसेज कंक्लूजन्स में इसेंशियल है। जो कंक्लूजन जो पार्ट है उसमें थोड़ा नीरस है ना, विषय बहुत सारे सेक्शन धारा जजमेंट्स नहीं होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी में, इसलिए ये प्रिंसिपल बेस्ड है तो थोड़ा नीरस लगता हुआ। दूसरा जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स कंक्लूजन्स में बता रहे हैं
टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हमने ड्रॉ कर लिया, फॉर्मुलेट कर लिया, तो हाइपोथेसिस तो ड्रॉ कर लिए, लेकिन कंक्लूजन्स में उसको हम टेस्ट किए नहीं कि ये मेरा जो टेंटेटिव अजम्पशंस है, जो प्री सपोजिशन है, इसको जांच हुई कि नहीं हुई। तो जो इन्फ्रेंसेज हैं, जो चैप्टर्स बने हैं, उसमें इसकी जांच करना, उसको कंक्लूजन में लाना आवश्यक है। और उसके बाद जो कि लास्ट चैप्टर होता है जनरली कंक्लूजन और सबमिशन या कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस, तब इस सारे जो रिसर्च वर्क है उसको हम लोग सजेशन देते हैं कि कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए। और ये सजेशन कहाँ से लाते हैं? जो रिसर्च गैप है उसको पूरा करना, और फिर इस पे आधारित, इस पे बेस्ड हम रिकमेंडेशन देते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कैसे जो कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, उसका जो प्रिंसिपल्स है, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 जो इंडिया में बना है, ये जो म्युनिसिपल जो इंस्ट्रूमेंट्स है और जो इंटरनेशनल जो इंस्ट्रूमेंट्स है, इसको हम साइट इसलिए कर रहे हैं कि रिसर्च को जब तक कि उसको उदाहरण के तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ऐसे मोटे तौर पर उसके जो प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो रिसर्च की किताब पढ़ते 5 मिनट के बाद नहीं आएगी ये बता क्या रहा है। जब उसको कनेक्ट करेंगे किसी सब्जेक्ट के साथ, किसी शीर्षक के साथ, तो फिर वो इंटरेस्टिंग है। अच्छा, इसका प्रॉब्लम्स ये है, इसमें इसके रिसर्च क्वेश्चन इस प्रकार से होंगे, इसलिए हम एक बायोडाइवर्सिटी एक सब्जेक्ट को फ्लोट कर आप लोगों को बता रहे हैं। तो ये जो रिकमेंडेशन है वो क्या है? वो जो गैप है, जो अर्लियर फाइंडिंग्स है, उसमें जिसको हम शुरू में ही बताया आपको कि रिसर्च क्या है, इट इज ए जर्नी फ्रॉम नोन टू अननोन। तो आपको ये सारे रिसर्च को कंडक्ट करने के बाद पता चला कि ये फैक्ट्स है जिसके कारण वहाँ पे अब्यूज हो रहा है, मिसअप्रोप्रिएशन हो रहा है, बायोपायरेसी हो रही है, बायोप्रोस्पेक्टिंग हो रही है, तो ये सजेशन होना चाहिए। एप्रोप्रिएट या सुटेबल जो अमेंडमेंट्स है वो बायोडाइवर्सिटी एक्ट में होना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी एक्ट में नहीं हो पा रहा है तो इंटरनेशनल फोरम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रेज करना चाहिए कि कैसे CBD में फ्लॉज है जो कि डेवलपिंग कंट्री के लिए सुटेबल नहीं है, और उसकी डेवलप्ड कंट्री के द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज के जो बायोडाइवर्सिटीज है, जो फ्लोरा फौना है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो कैसे टैप हो रहे हैं, कैसे उसका दुरुपयोग हो रहा है, और फाइनली हम कंक्लूजन से पहुंचते हैं। तो शॉर्ट में हम आपको बताएं कि जो रिसर्च प्रोसेस है उसके स्टेप्स क्या है। तो लास्ट में यदि हम आपसे पूछता है कि रिसर्च है क्या, तो आप जितनी भी प्रोसेस बताए हैं उसको बता दीजिए कि रिसर्च क्या है। तो रिसर्च रिफर्स टू आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स, हाँ जितने भी स्टेप्स है उसको बताते चलिए कि जो प्रिपेयरिंग द ऑब्जेक्टिव, स्कोप, फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च हाइपोथेसिस, प्रिपेयरिंग द रिसर्च गैप्स, आइडेंटिफाइंग द रिसर्च क्वेश्चंस, और एट द लास्ट रीचिंग एट द कंक्लूजन्स। तो रिसर्च को डिफाइन करने के हम कह सकते हैं कि रिसर्च क्या है कॉमन पार्लेंस में, तो कह रहे हैं कि एक यात्रा है जो कि ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाता है। कहते हैं कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है जो कि नए फैक्ट्स को बताता है। कहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज है उसमें कैसे कंट्रीब्यूट किया जाए। और फाइनली यदि आपके पास जो रिसर्च जो प्रोसेस का स्टेप्स है तो उसको हम बता देंगे कि रिसर्च क्या है। तो रिसर्च इस प्रकार के जो प्रोसेस है उसको कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो रिसर्च के बारे में जो रिसर्च मेथोडोलॉजी आपका पेपर रहेगा तो उस समय रिसर्च क्या है उस पर आपको यदि क्वेश्चन आता है तो हमको लगता है कि अब दिक्कत नहीं होगी बताने में, लिखने में, हम बहुत ही इजीली आप बता सकते हैं कि रिसर्च क्या है। तो ये डिफिनीशन आपको याद करना नहीं होगा। तो ये शॉर्ट में ब्रीफ में आपको बताए कि रिसर्च क्या है। तो रिसर्च के लिए बहुत सबसे ज़्यादा एसेंशियल काम है सर्वे ऑफ लिटरेचर। सर्वे ऑफ लिटरेचर का सिंपली मतलब है कि लाइब्रेरी में बैठ करके उस सब्जेक्ट मैटर में क्या डेवलपमेंट हुए हैं, अब तक क्या काम हुआ है और उस काम का एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। सिंपली लर्निंग, जो लर्निंग है वही लर्निंग गिव्स अ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स अ थिंकिंग, और थिंकिंग जो किसी विषय पे आप सोचते हैं वो क्या होता है, गिव्स अ नॉलेज, और नॉलेज हो जाने के बाद फिर क्या होता है, आप
ग्रेट हो जाते हैं। तो रिसर्च को भी उसी से जोड़ करके देखना चाहिए कि जो लर्निंग से लेकर के और ग्रेड तक के जो बीच के जो स्टेप है इसको कनेक्ट करके देखेंगे तो ये रिसर्च पूरा होगा। और जो स्टॉक ऑफ नॉलेज है उसमें कुछ डेवलपमेंट्स होंगे, कुछ आप ऐड कर पाएंगे। तो सिंपली जो रिसर्च और प्रोसेस है उसके स्टेप्स के बारे में आपको बताए। इसके बारे में आप लोगों के मन में कोई जिज्ञासा है? संबंध में सर जैसे हमारे दो तरह के रिसर्च होते हैं। पहला सर जो प्रैक्टिकली हमें जाकर जैसे जो लैब बेसिस का विषय है तो मौके पर जाकर हमें वहाँ पर कुछ एविडेंस कलेक्ट करते होंगे या विश्लेषण करते होंगे। और दूसरा सर जो आपने बताया कि मतलब थ्योरेटिकल तरीके जो रिसर्च होते हैं जो हम लाइब्रेरी बैठ के बुक्स को पढ़ेंगे तो सर जो हम प्रैक्टिकली वाला जो रिसर्च करते हैं कहीं ना तो वो इसके अपेक्षा कठिन है ज़्यादा। और उसके एप्लीकेशन पे भी सर सवाल उठते हैं क्योंकि अगर मान लीजिए हम सर्वे कर रहे हैं तो हो सकता है हम जो डाटा एकत्रित करेंगे हो सकता है गड़बड़ भी हो जाए। तो इसके संबंध में सर कुछ सुझाव दीजिए। ठीक बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बता रहे हैं कि जो एम्पिरिकल सर्वे है उसको कैसे कंडक्ट किया जाए। एम्पिरिकल सर्वे का पर्पस क्या है? जो रियल जो सिचुएशंस है उसको जानना। जैसे ओल्ड एज जो पर्सन्स है उनके राइट्स के बारे में देखना है कि क्या जो ओल्ड एज जो पर्सन्स है जो बुजुर्ग है उनके अधिकार मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये तो जो एग्जिस्टिंग जो लिटरेचर है उसमें खोजेंगे, लेकिन यह जो सब्जेक्ट मैटर है उसके लिए आवश्यक क्या है? एम्पिरिकल सर्वे होना, सर्वे करना कि रियल सिचुएशन क्या है कि जो ओल्ड एज जो पर्सन है जिनके राइट जो डिप्राइव हो रहे हैं। और आजकल बहुत ही सिग्निफिकेंट इशू है कि जो ओल्ड एज जो पर्सन है उनके जो अधिकार है वो वंचित हो जा रहे हैं, देख रहे हैं कि क्लियर नहीं कर रहे हैं बच्चे उनके। तो ये आवश्यक है कि जो एम्पिरिकल सर्वे है और एम्पिरिकल सर्वे के अपने कुछ स्ट्रक्चर उसका फ्रेमवर्क है, कैसे उसका क्वेश्चन बनाएंगे, कैसे जो है आपका सैंपल बनाएंगे, कैसे जो रिसर्च डिजाइन करेंगे, कैसे डाटा को रिकवर करेंगे, कैसे फिर उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे और फिर कैसे उसको अपने कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो एम्पिरिकल जो सर्वे है उसका पर्पस है कि सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना कि क्वेश्चन मेरे क्या होंगे, क्वेश्चंस का सैंपल करना। क्वेश्चन पूछना किससे है? तो स्वाभाविक है ओल्ड एज जो पर्सन है इसके लिए क्वेश्चन जो क्वेश्चन जो बनेगा वो किनके लिए होगा? उसका स्टेक होल्डर कौन से? जो ओल्ड एज पर्सन है उनका इंटरव्यू लेना है कि भाई आपको क्या तकलीफ है, कठिनाई है। यदि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो इशूज है उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनसे क्वेश्चन करना है कि भाई इनकी कठिनाई है तो इनको क्या असुविधाएं हो रही है। ये सारे जो सैंपल है, क्या एक उदाहरण हम आपको बता रहे हैं, एक और छोटा सा उदाहरण इसको समझने के लिए कि एक हमारे मन में क्वेश्चन आया कि जो 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनका जो साइंस में उसका जो परस्यूट है और उसका जो अचीवमेंट है, उनकी जो प्रवृत्ति है और उनकी जो उपलब्धि है वो किन बातों पर डिपेंड करती है। हमारे पास एक ऐसा प्रश्न है कि साइंस के बच्चे का जो उनका अचीवमेंट है, उनकी जो परस्यूट है, वो बच्चा अच्छा साइंस में कर रहा है, उनकी बहुत अच्छी उपलब्धि है, या किन कारकों पर डिपेंड है। इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, बहुत सारे चर हैं, इसको कैसे हम पता करेंगे? तो स्वाभाविक है इसके लिए हम सैंपल लेंगे। हम एक बनारस शहर का एक सैंपल लेंगे, बनारस शहर के जो डिफरेंट जो स्कूल्स है उसको सैंपल लेंगे। उस सैंपल लेने में यह भी ध्यान रखना होगा कि डिफरेंट जो नोडल बॉडी है, कोई यूपी जो गवर्नमेंट है उससे रिलेटेड होगा, कुछ सीबीएसई से होगा, कोई आईसीएसई बोर्ड से होगा। तो डिफरेंट अलग अलग सैंपलिंग करना पड़ेगा कि डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशन है वो एफिलिएटिंग किस बॉडी से है। फिर उस स्कूल्स में जाकर के ये क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन कि 12वीं क्लास के बच्चे उनका इंटरव्यू लेना पड़ेगा, उनके पेरेंट्स का इंटरव्यू लेना पड़ेगा। ये सारे जो रेलिवेंट जो एविडेंस है, जो डाटा है, उसको गैदर करना पड़ेगा। फिर उसकी जो स्टैटिस्टिकल जो उसका जो सारणी है, चार्ट है, उसको प्रिपेयर करना होगा और जो स्टैटिस्टिकल जो एनालिसिस है उसको करना पड़ेगा। तब इंटरप्रेट कर करके फाइंडिंग्स आएंगे। तो एम्पिरिकल जो सर्वे है उसका क्या मतलब कि किसी 5 व्यक्ति से भी पूछ लिए वैसा नहीं है, उसको स्ट्रक्चर करना होगा। उसका एक फ्रेमवर्क है जिसमें उसको उस सब्जेक्ट मैटर को डालना पड़ेगा। जैसा एक छोटा सा उदाहरण बताया, तो इसमें ये फाइंडिंग्स आ सकते हैं कि जो बच्चे हैं उनके माता पिता साइंस के बैकग्राउंड के हैं, इस कारण से हैं। एक उसमें हाइपोथेसिस ये हो सकता है। तो ये रिसर्च करने के बाद ये फाइंडिंग्स आएगी कि नहीं, बच्चों की जो
उनकी प्रवृत्ति है साइंस के प्रति और उनका जो अचीवमेंट है इन कारकों पे आधारित है। तो इसलिए जो एम्पिरिकल सर्वे है वो बहुत ही सेंसिटिव और सीरियस वो ट्रांजैक्शन है और उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक कंडक्ट करने की जरूरत है, तभी जाकर कोई डाटा आता है। और डाटा आने के लिए रियल जो सिचुएशन है, जो वास्तविक जो स्थिति है उसके पास पहुंचना पड़ेगा और सारी सारणी लेनी होगी, तब उसका जो सांख्यिकीय जो गणना करनी होगी, तब उसका विश्लेषण करने के बाद, इंटरप्रेट करने के बाद फाइनली हम निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। तो जो एम्पिरिकल सर्वे है उसको इस प्रकार वो क्या करता है, हमारे जो प्रिंसिपल्स है, हमारे जो थियरी है उसको वो कोरोबोरेट करता है, उसकी वो संपुष्टि करता है कि जो हमारे तथ्य हैं और जो रियल सिचुएशंस है उसको ये संपुष्ट करता है और इस आधार पे फिर उसके हम कंक्लूजन हम ड्रॉ करते हैं। तो एम्पिरिकल जो सर्वे है वो जो रियल सिचुएशंस है उससे रिलेटेड जो रेलिवेंट जो एविडेंसेज है, जो डाटा है, उसको गैदर करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये सब्जेक्ट मैटर के पे इसके नेचर पे डिपेंड करता है कि उसका जो नेचर है वो क्या डिमांड कर रहा है कि एम्पिरिकल सर्वे इसमें होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के सोशल जो इशू है उस पर लॉ फ्रेम नहीं किया हुआ है, उसके बाद वो सोशल जो रिलेटेड जो बिहेवियर है उस पर आधारित है। जैसे ये बताया कि सोशल और साइकोलॉजिकल मैटर है, तो इस मैटर में एम्पिरिकल सर्वे की बहुत ही आवश्यकता है और एम्पिरिकल सर्वे करना आवश्यक होगा। जैसा कि बताया कि 10वीं क्लास के बच्चों के जो उसका परस्यूट है, जो उसका अचीवमेंट है, किन कारकों पे, किन बातों पर आधारित है। सर जैसे हमें पुलिस एट्रोसिटीज पे रिसर्च करना हो, तो आप जैसे इस विषय पे रिसर्च करना हो कि वेदर द डेथ पेनल्टी शुड बी डिमोलिश और नॉट, अब इस समय में अगर हमें बात कर दी और एनकाउंटर के समय में अगर हमें रिसर्च करना हो तो उसके लिए हमें पुलिस की मदद लेना होगा, पुलिस के थाने में जाना होगा। और 2006 के प्रकाश सिंह के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था देयर इज अ नीड ऑफ रिफॉर्मेशन इन आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। उस समय में जब हम अगर थाने में जाते हैं या पुलिस के सामने जाते हैं तो पुलिस हमें सही सी रिपोर्ट नहीं देगी, सही सी बात नहीं बताएगी, तो उस समय में हम रिसर्च किस विषय पे कैसे कर पाएंगे? ठीक है, इस प्रकार की समस्या रिसर्च में आ सकती है जहां से आपको डाटा गैदर करना है, वहां पर सपोर्ट नहीं मिल पाता है। लेकिन हमारे पास अल्टरनेटिव और भी मीन्स हो सकते हैं। जो पुलिस क्राइम ब्यूरो है, गवर्नमेंट के पास जो जितने भी जो क्राइम जो कमिटेड है उनका रिपोर्टिंग होता है, हर एक थाने को जो कितनी संख्या में FIR दर्ज हुई, कितनी में चार्जशीट हुआ, कितनी में फाइनल रिपोर्ट लगे, ये सारे जो डाटा हैं ये और भी अल्टरनेटिव मीन्स हम लोगों के पास हो सकता है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो MHA है उसके अंतर्गत जो पुलिस जो क्राइम जो रिकॉर्ड ब्यूरो है उनके पास है डाटा। तो ये प्रयास करना है कि यदि हमारे पास हिंड्रेंस बहुत सारे हो, खास करके एम्पिरिकल सर्वे बहुत सारे हिंड्रेंस और ऑब्स्टेकल्स आएंगे, उसके लिए रिसर्चर्स के लिए इसीलिए कहते हैं कि जो एम्पिरिकल सर्वे है वो एक्सपेंसिव भी है, टाइम टेकिंग भी है और एनर्जी अधिक देता है। तो इसको हम अल्टरनेटिव जो मीन्स है उसको अख्तियार कर सकते हैं कि ये सारे डाटा हमको स्टैटिस्टिकल जो फॉर्म में कहाँ से मिल सकता है। तो जो गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है उसको भी हम ध्यान कर सकते हैं कि वहाँ से ये डाटा मिल जाए कि जो पुलिस एट्रोसिटीज है वो कितनी रिपोर्टिंग हुई, कितने में पुलिस एट्रोसिटी सही में डिटेक्ट हुआ कि हुआ या नहीं हुआ। तो ये और भी अल्टरनेटिव जो एजेंसीज है गवर्नमेंट के या जो नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी बहुत कई बार रिपोर्ट करती है कि जो पुलिस जो एट्रोसिटीज है उसके बारे में कितने रिपोर्टिंग और कितने अनरिपोर्टिंग केसेज है, तो वो वहाँ से आप ले सकते हैं। ये समस्या आती है कि जो एम्पिरिकल सर्वे है उसमें जो जहाँ से डायरेक्ट जो मटेरियल और जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होना चाहिए वहाँ पर जो रिसर्चर्स है उनको बहुत ही कॉपरेशन नहीं मिल पाता है। तो अल्टरनेटिव जो मीन्स है उसका हम प्रयोग करेंगे और सेकेंडरी डाटा के रूप में वहाँ से गैदर कर सकते हैं। ये समस्या आती है बहुत जगह। आप जानते हैं जैसे साइबर फ्रॉड है, आप व्हाट्सएप, ईमेल और इससे आप क्वेश्चन आप इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहेंगे तो हो सकता है कि जो हर एक व्यक्ति लिंक को टच नहीं करेगा, क्या करेंगे साइबर फ्रॉड। आप यदि फ्रॉड करते हैं क्वेश्चन और भेजते हैं बहुत सारे लिंक पे, तो बहुत सारे हेजिटेट करते हैं कि यार कैसा लिंक है, तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, फिजिकल कॉन्टैक्ट की जरूरत पड़ेगी, हर एक व्यक्ति से जा करके मिल करके आपको डाटा रिकवर करना पड़ेगा। तो जो भी जो अवेलेबल जो रिसोर्सेज है उस पर आधारित आपको डाटा गैदर करने का प्रयास करना होगा। ऐसी समस्या आ सकती है। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए।
थैंक यू सो मच। आप सब लोगों को समय देने और ख्यालपूर्वक सुनने। Thank you for magnetic lecture given on steps of research. Sir, I want to inform you that here some students are pursuing PhD and some are doing LLM and they have a paper known as dissertation. So your remarks, what you have given entitled on research, then it will be very beneficial for the students, for our students. Thank you, sir. And we want to ensure you that all students have been absorbed your ideas and they will apply in their own work. So thank you again for giving this opportunity. एक बात शेयर करनी थी आपसे। हमारे आज के जो रिसोर्स पर्सन प्रोफेसर वाणी भूषण संकाय अध्यक्ष विधि संकाय पटना विश्वविद्यालय है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी विगत 3 दिन पहले इस क्षेत्र की जो सबसे बड़ी उपाधि है आपको प्राप्त हुई है। वाणी भूषण जी को LLD डिग्री, PhD के बाद LLD डिग्री प्राप्त हुई है। 20 तारीख को मिली है, 21 तारीख को मिली है। इसके लिए मैं फैकल्टी की तरफ से आपको बधाई देना चाहूँगा। आप इससे भी आगे बढ़ें। दूसरी सूचना ये है कि जो हमारे करंट वाइज के PhD के छात्र बैठे हैं, इस कार्यक्रम के बाद रुकेंगे। प्रोफेसर रमाशंकर त्रिपाठी सर नीचे बैठे हैं, आपका क्लास लेंगे। मैं धन्यवाद के लिए डॉक्टर शिल्पी को अनुरोध करता हूँ। हमारा 1 दिवसीय विशेष व्याख्यान समापन की ओर है और धन्यवाद श्रृंखला में मैं सर्वप्रथम डॉक्टर वाणी भूषण संकाय अध्यक्ष विधि संकाय पटना विश्वविद्यालय सर का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। सर ने जो अपना आज टॉपिक शेयर किया, रिसर्च के जो स्टेप्स थे उनको बहुत ही सरल तरीके से और बहुत आसान शब्दों में बताया। और यहाँ पर जितने भी हमारे अभी लिसनर हैं वो कोर्स वर्क और 4th सेमेस्टर के भी हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इससे फ़ायदा हुआ होगा। बहुत आसान शब्द में एक बहुत अच्छी चीज़ जो बताई उन्होंने, रिसर्च गैप, जो हम कभी भी बहुत उसको इम्प्रूव नहीं करते हैं, बट जो रिसर्च गैप होता है वास्तव में वही एक नई रिसर्च है जो बताता है कि अब हम अपनी रिसर्च में ये करने जा रहे हैं। तो उस पर विशेष ध्यान देते हुए लिटरेचर रिव्यू को भी बहुत ध्यान देना चाहिए। जब हम लोग डिसर्टेशन करते हैं तो उसमें हम हाइपोथेसिस, जिसको बाद में हम पूछते हैं कि आपका हाइपोथेसिस क्या है, शायद ही कोई बच्चा उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, लेकिन सर ने उसको बहुत आसान तरीके से बताया कि वास्तव में है क्या। एक कल्पना जिसको आप लेके चलते हैं और लास्ट में अपने कंक्लूजन में उसको प्रूव करते हैं कि हमने ये काम किया। तो सर का मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। सर ने जो डिफरेंट स्टेप्स थे वो बहुत शॉर्ट में बट बहुत सरल और अच्छी तरह बताए। एक सर को मैं अपने विधि संकाय समस्त छात्रों की तरफ से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अपने डॉक्टर योगेंद्र वर्मा सर को इसके बाद मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। सर ने भी बहुत आसान तरीके से सरल और बहुत ही विस्तृत तौर पर जो वुमेन्स के राइट है स्पेशली हिंदू पर्सनल लॉ के अंतर्गत उनको बताया, उनको समझाया और डिफरेंट जो सेक्शन है जैसे 18 उन्होंने बताया जो कि हम केवल 125 पढ़ते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हम कोड नहीं करते हैं और हम इन जर्नल किसी आप किसी का 125, लेकिन हमारे हिंदू लॉ में भी जो कोडिफाइड लॉ है उसमें भी बहुत से ऐसे प्रोविजन हैं जो इस संबंध में बात करते हैं। तो सर का मैं विशेष धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि सर ने हमारे जो भी इस संबंध में जो भी उनका अनुभव था वो शेयर किया और
उम्मीद करती हूँ कि आप सर दोनों ही लोग जब भी बनारस आएंगे तो एक बार जरूर, और सर तो शायद हमारे से जुड़ेंगे भी कोर्स वर्क में। वानी भूषण सर हम लोग कोर्स वर्क के जो बच्चे हैं उनका क्लास भी लेंगे, तो वो अवसर भी उनको मिलेगा। इसके साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि जब भी आप आएंगे तो आप एक किसी भी टॉपिक में कोई विशेष व्याख्यान हम लोग को देंगे। अंत में मैं अपने फैकल्टी के विभागाध्यक्ष और संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल कुमार सर का विशेष धन्यवाद करती हूँ कि वो हमेशा ऐसी अपॉर्चुनिटी को कभी जाने नहीं देते। जब भी कभी ऐसा मौका मिलता है तो इस तरह के कार्यक्रम कराते रहते हैं। 22-23 साथ ही साथ आज भी कराया, मे भी पॉसिबल आने वाले समय में शायद 1-2 और हो जाए लेक्चर सीरीज। तो सर की जो ये इस संबंध में जो कार्य है, एनर्जेटिक ऊर्जावान एक व्यक्तित्व है, उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही रहता है, और मैं तो जब से ज्वाइन करी हूँ तब से कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट कर ही रही हूँ इस तरह के। इसके आगे हम लोग का एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी होना है जो 21 मई से 30 मई के बीच है। उसमें भी हम आपके कॉन्ट्रीब्यूशन के बगैर शायद ही कुछ कर पाएंगे, इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इसी तरह सक्रिय होकर हम लोग के साथ आएँ और इस कार्यक्रम को और सफल बनाएं। सर अब अब इसके बाद आप लोग जा सकते हैं और क्लास वो लोग बैठे हैं, उनका दूसरा सर क्लास लेंगे। संकल्प त्रिपाठी सर मैथोलॉजी में आपको रिसर्च के जो बच्चे हैं रिसर्च वाले करके मैम को दे दो। दोनों